आपने सब सुना होगा कि अभी रिसेंटली ही एक सतलज करके फिल्म को बैन किया गया था। और वो जो फिल्म है वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की लाइफ से इंस्पायर्ड है और एक बायोपिक है एक तरह से जसवंत कालरा साहब की, जसवंत सिंह कालरा, जो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होके ही वॉज किल्ड इन कोल्ड ब्लड एंड ही वॉज किल्ड ऑस्टेंसिबली, नॉट जस्ट ऑस्टेंसिबली बट बेसिस द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट बाय द पुलिस। और उनका क्या दोष था कि उन्होंने ये बात आगे रखी कि करीब 25,000 बेगुनाह लोगों का एक तरह से पॉलिटिकल असैसिनेशन हुआ गया था ड्यूरिंग द सिख 1984 पीरियड। अब उस फिगर पे तो थोड़ी बहुत डिबेट है और मैं खुद ये नहीं कह सकता कि वो फिगर सही है, बट बात ये जरूर हमें माननी पड़ेगी कि ऐसा हुआ था हिस्टोरिकली। अब तो वो एक फुटनोट हो गया हिस्ट्री में, बट एक समय पे वो एक बहुत सीरियस सिनारियो था जिसके बारे में मैंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर पाकिस्तान में ऐसा होता और आप आर्मी को लाते सैंक्टम सैंक्टोरम में, तो वहां अगले दिन मिलिट्री कू हो जाता और गवर्नमेंट गिर जाती। मैं जो है अपनी बात दो फिल्मों के एग्जाम्पल से पेश करना पसंद करूंगा। आपने सब सुना होगा कि अभी रिसेंटली ही एक सतलज करके फिल्म को बैन किया गया था। और वो जो फिल्म है वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की लाइफ से इंस्पायर्ड है और एक बायोपिक है एक तरह से जसवंत कालरा साहब की, जसवंत सिंह कालरा, जो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होके ही वॉज किल्ड इन कोल्ड ब्लड एंड ही वॉज किल्ड ऑस्टेंसिबली, नॉट जस्ट ऑस्टेंसिबली बट बेसिस द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट बाय द पुलिस। और उनका क्या दोष था कि उन्होंने ये बात आगे रखी कि करीब 25,000 बेगुनाह लोगों का एक तरह से पॉलिटिकल असैसिनेशन हुआ गया था ड्यूरिंग द सिख 1984 पीरियड। अब उस फिगर पे तो थोड़ी बहुत डिबेट है और मैं खुद ये नहीं कह सकता कि वो फिगर सही है, बट बात ये जरूर हमें माननी पड़ेगी कि ऐसा हुआ था हिस्टोरिकली। अब तो वो एक फुटनोट हो गया हिस्ट्री में, बट एक समय पे वो एक बहुत सीरियस सिनारियो था जिसके बारे में मैंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर पाकिस्तान में ऐसा होता और आप आर्मी को लाते सैंक्टम सैंक्टोरम में, तो वहां अगले दिन मिलिट्री कू हो जाता और गवर्नमेंट गिर जाती। लकीली यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट उनका ये कहना एस्टैब्लिशमेंट को हजम नहीं हुआ। And one fine morning in 1993, he was picked up outside his house when he was washing his car, taken into custody somewhere secretly in Taran Taran, I think, and never seen thereafter, and obviously done to death. अब ये स्टोरी 33 years बाद हमें हजम नहीं होती क्योंकि हमें सच नहीं हजम होता। एस्टैब्लिशमेंट सेज दैट दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन अ खालिस्तान नैरेटिव। क्या लोग इतने बेगुनाह हैं कि उनको ये समझ में नहीं आएगा कि एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की लाइफ पे जो फिल्म बनी है वो खालिस्तान को नहीं एनकरेज कर रही। वो इनफैक्ट ये बात बता रही है कि आज सच कहने का क्या असर होता है, क्या आउटकम्स होते हैं। और ऐसा काम जो है आप कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, जिनका सपोर्ट करना, जिनकी स्टोरी आगे लाना एक तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया की ड्यूटी है। मीडिया तो वो करेगी नहीं। किसी एक करेजियस फिल्म मेकर ने जब ये फिल्म बनाई तो ये हमारा बनता था कि हम ये फिल्म देखें। केरला फाइल्स, लव जिहाद, धुरंधर तो हम पैक्ड हॉल्स में देखते हैं, पॉपकॉर्न खा के एंजॉय करते हैं, तो ये फिल्म हमें क्यों हजम नहीं होती। बट सच जो है वो कड़वा है और ह्यूमन राइट्स जो है वो अनपॉपुलर सब्जेक्ट है। और बात ये नहीं है, ये नैरेटिव जो है माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नहीं है, हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव नहीं है। हमें एक्चुअली उस नैरेटिव में इसे रिड्यूस करना ही नहीं चाहिए। सुरिंदर जी ने इतना सुंदर कहा और गाया कि दो भारत माताएं हैं, एक वो कॉरपोरेट माता है और एक बाकी सब की माता है। और आप अगर सच में देखेंगे, प्रोफेसर अरुण तो एम्पिरिकल हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो जब, और उन्होंने कहा भी कि वो जो सो कॉल्ड मेजॉरिटी है वो तो एक्चुअली माइनॉरिटी है। वो मेजॉरिटी नंबर्स में तो नहीं है। बहुत से स्टेट्स हैं जहां पे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अप टू 80 to 90% ऑफ द स्टेट इज बैकवर्ड। ये तो हम हैं जो बाकी साइलोज में डिवाइड करते हैं, बट उनको आप अगर लूजली बहुजन कहें तो 80 to 90% ऑफ मेनी स्टेट्स
and therefore a majority of the country in some way is oppressed. वो ऑपरेशन अलग तरीके के होते हैं, वो पॉलिटिकल ऑपरेशन हो सकता है, वो कास्ट ऑपरेशन हो सकता है, वो आदिवासियों का ऑपरेशन हो सकता है, वो वर्कर्स का ऑपरेशन हो सकता है, वो रीजनल ऑपरेशन हो सकता है जैसा आप नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हैं, और सर्टेनली वो रिलीजियस ऑपरेशन तो है ही। बट असली बात यह है कि दो सर्कल हैं, एक वो इनर सर्कल है पॉलिटिकल पावरफुल सर्कल, और एक बाकी का सर्कल है। बट आप इस पे जरा ध्यान दें कि इसमें है कौन सी मेजोरिटी। ये जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स हम कहते हैं, वो तो लोग हिंदू और हिंदुत्व के नाम से वो अपनी पॉलिटिक्स आगे रखते हैं। मैं भी एक हिंदू हूं, यहाँ बहुत से हिंदू हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि दोज पीपल स्पीक फॉर मी और फॉर अस। तो कैसी मेजोरिटी है ये? और इसका एक और मैं आपको बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन दे, अच्छा नहीं लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इलस्ट्रेशन और डिस्टर्बिंग इलस्ट्रेशन दे सकता हूँ, वो भी एक फिल्म के तौर से, जो आनंद पटवर्धन ने कुछ साल पहले बनाई थी, फादर सन एंड द होली वॉर। वो भी शायद बैन हो गई होगी। और आनंद जी ने तो जो अम्बेडकराइट वो बनाई थी डॉक्यूमेंट्री जय भीम कॉमरेड, वो तो देखने वाली है। अगर आपने नहीं देखी तो कृपया करके देखिएगा। बट ये जो फिल्म इन्होंने बनाई थी, इट वॉज ऑन द लाइफ ऑफ महंत लाल दास, जिन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुरू शुरू में बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के टाइम में एक तरह से कोर्ट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया था। अब ये भी एक हिंदू संत ही थे, बट उनका ये मानना था कि ये जो प्रॉब्लम है बाबरी मस्जिद का, वो पीसफुली रिजॉल्व किया जाए। और वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा के जो थे एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। बट ये बात भी हजम नहीं हुई। और ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि इन्होंने कहीं 1980s या अर्ली 90s में ये भी कहा था, जो आज लिटरली आज सच साबित हो रही है, कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट में करप्शन है। ये आज की बात नहीं है, ये इन्होंने पब्लिकली 1990 अर्ली 90s में कहा था। और इनका ये दो बात कहना, एक के करप्शन है और दूसरा के ये मैटर जो है पीसफुली और बिना कोर्ट, बिना ब्लडशेड, बिना डेमोलिशन के सुलझाया जाए, ये दो बातों की वजह से उनका खुद असैसिनेशन किया गया। ही वॉज किल्ड। ही इज नॉट ए मुस्लिम। हु इज द मेजोरिटी देन? He was speaking, according to me, this Sant, who is a religious man, was speaking for the majority. But वो बात नहीं हजम हुई. He was killed, and his life, like many others, has become a footnote. और उसके बाद तो आपको पता है अयोध्या मैटर की क्या ट्रेजेक्ट्री रही है। मेरे पास टाइम नहीं है उसमें जाने का। बट आज उसका जो है आप नतीजा देख रहे हैं। एक तरह से इट इज टाइंग इन विद व्हाट हैज बीन सेड, कि even something as sacrosanct as the birthplace of Lord Ram, I'm sorry to say, has become embroiled in corruption allegations. वो एक तरह से कैपिटलिज्म का ही आउटकम है। ये तो कोई किसी डिवाउट हिंदू का काम नहीं हो सकता। अगर वो सच में डिवाउट राम भक्त होते तो ऐसा नहीं करते। और याद रखिएगा कि अयोध्या सीट जो थी, बीजेपी हारी वहां। किस वजह से? एसआईआर हो या ना हो, वोटर्स को इतनी समझ होती है। और जो मैंने थोड़ा बहुत अयोध्या इलेक्शन को पढ़ा है, मुझे ये समझ में आया कि the mandir was only the front, and very loyal Hindu BJP voters historically turned against the BJP because they saw what was happening. There were demolition सिर्फ मुस्लिम घरों की नहीं हुए, सिर्फ गरीबों के नहीं हुए, अयोध्या में demolitions हुए। जो लोग वहाँ बहुत सालों से, डेकेड से वहाँ अपने छोटे छोटे बिजनेस चलाते थे, जिनके घर वहाँ थे, मंदिरों के demolitions हुए। और ये मैटर पब्लिक डोमेन में है। तो मैं ये कहूंगा, एक तरह से आज एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, बट असली प्रॉब्लम यह है कि बहुत से एक कॉम्प्लेक्स आ गया है कि मेजॉरिटी इंडियंस को एक तरह से माइनॉरिटाइज कर दिया गया है। और वो आइडेंटिटी क्राइसिस अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मैंने कहा, वो कास्ट, क्लास, रीजन, प्रोफेशन, पॉलिटिकल ऑपोजिशन, अलग अलग वजहों से हो सकता है। और उसका एक जरूरी एक जो था इंस्ट्रूमेंट था स्टेट का, वो एसआईआर था। और मैं उस मैटर में अपेयर हुआ प्रशांत जी की तरह। मैं जो था उस मैटर में तमिलनाडु से था। और तमिलनाडु में जिन लोगों का नाम एसआईआर से हटाया गया, वो माइनॉरिटीज एक तरह से रिलीजियस माइनॉरिटीज नहीं थे, बट वो जो थे वो माइग्रेंट वर्कर्स थे, वो दलित थे, वो ऐसे लोग थे जो वो 2-3 महीने जो जनवरी फरवरी होता है पोंगल के टाइम पे, वो केरला, कर्नाटक वगैरह जाके वहाँ फार्म्स में काम करते हैं। तो जब वो दूसरे स्टेट्स में अपना जो है थोड़ा बहुत इनकम कमा रहे हैं, उनके बैक पे अगर एसआईआर हो रहा है, तो उनका नाम कहाँ से आएगा? हमारी तो ये आर्ग्यूमेंट थी। आप माइनॉरिटी एंगल को छोड़ दीजिए, अगर वो बहुत सेंसिटिव टिकिंग बॉम्ब है, बट ये जो इशू है, ये तो रियल इशू है। और एसआईआर का इनफैक्ट मायना वही है लॉ में,
ये मैं कोई इमोशनल अपील नहीं कर रहा हूँ। लॉ में ये है कि आप जब एसआईआर करेंगे, और एसआईआर कोई नई चीज नहीं है, वो लॉ में बहुत बहुत डेकेड से है और पहले भी किया गया है। बट रिक्वायरमेंट लॉ का ये है कि जब आप एसआईआर एक एक स्टेट में भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में करेंगे, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आप स्पेसिफिक रीजंस देंगे कि ये एसआईआर की क्या जरूरत है और इसकी जरूरत अब क्यों है। कम से कम हमारी वो बहस थी, वो बहस कहीं भी नहीं गई। एज यू नो, एसआईआर हैज बीन अपहेल्ड, बट had the election commission, acting independently or at the behest of the state, I don't know, done the right thing and given constituency specific reasons, ऐसे बहुत से रीजन्स हैं, और ये तमिलनाडु की बात अलग नहीं है, ये बहुत रीजन्स में है जहां माइग्रेंट लेबर जो हैं वो इलेक्ट्रल रोल में रह सकते थे। ये जो वोटर आईडी, अब तो पासपोर्ट को भी सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं माना जा रहा है, तो मुझे नहीं पता है क्या है सिटीजनशिप, बट ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करना इतनी आसान चीज नहीं है। और इसका आउटकम ये नहीं है सिंपली कि आप वोट नहीं कर सकते, जैसे मैं कह रहा हूँ, ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंस है कि लोगों को आज ये कहा जा रहा है कि यू आर लेसर इंडियंस। आज अगर हमारा नाम एसआईआर से हटाया जाएगा, किसको पता है, हमारा भी हट जाएगा। ये सिर्फ वोटिंग राइट नहीं है कोई लग्जरी, वो तो बहुत जरूरी है, बट एक आइडेंटिटी क्राइसिस है कि आप यहाँ के नहीं हैं, आप अंदरूनी नहीं हैं, और वो बात चुभती है। तो मैं इतना ही कहूंगा फ्रेंड्स के, और सबसे खुश मुझे आज लग रहे हैं एनआरआईज लग रहे हैं। द हैप्पीएस्ट इंडियंस आर द एनआरआईज। लैक्स ऑफ देम आर एट द ऑडिटोरियम इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन। I don't know what they are so excited about, but there's a certain sameness, a oneness, कि आप जो हैं अगर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से अलाइंड हैं तो आप एक ही तरह के हैं, आपकी आइडेंटिटी वही है। आप एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही खाना खाते हैं, एक ही जगह जाते हैं, एक ही रिलीजन मानते हैं, बट हमारी जो है डाइवर्सिटी, उसको तो हमें सेलिब्रेट करना है। सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं, ये टॉलरेंस की बात नहीं, हम एक दूसरों को टॉलरेट नहीं करते, हम जो है अपना जो डाइवर्सिटी है और एक दूसरों की फेथ है उसको सेलिब्रेट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो है फिसल रहा है। मैं आई एम कॉन्शियस, मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मैं जो है एक अल्लामा इकबाल साहब की वर्स से कंप्लीट करूंगा। उन्होंने 1904 में ये कहा था, तस्वीर दर्द। उन्होंने ये कहा, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी नहीं रही, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। ये इन्होंने 1904 में जो था हमें ये वार्निंग दी थी। उनको लगा कि ये जो है हिंदू मुस्लिम नैरेटिव है, ये जो पॉइजन है, ये एक तरह से कंट्री को खोखला कर सकता है। और ये जो है क्लैरियन कॉल, मैं कहूँगा आज भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है हमारे लिए। और उस नज़र से हम देखें तो ये सीपीडीआरएस का जो है, ये आज का सेशन, ये बहुत मायने रखता है। थैंक यू।